13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ। हमला करवाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। हमले के बाद कई दिनों तक भारत और पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर पर आमने सामने रही। हर बार की तरह पाकिस्तान की यही धौंस थी कि अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हम भारत पर न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। न्यूक्लियर बम की धौंस के चलते भारत को हर बार पीछे हटना पड़ जाता था। पाकिस्तान भी भारत का ये डर समझ गया। इसके बाद 2001 से लेकर 2008 के मुंबई हमलों के बाद तक उसने देश के कई शहरों में टेररिस्ट अटैक की झड़ी लगा दी। 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर के हमले में कई लोग मारे गए। 2003 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ। 2005 में दिल्ली के मार्केट में कई सीरियल ब्लास्ट हुए। 2006 में मुंबई की ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट ने तबाही मचा दी और 2008 में मुंबई पर हमलों ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर बार हम बेचारे बनकर रह जाते थे। हर बार एक ही सर्कल रिपीट होता था। नाम पाकिस्तान का आता था, वो अपना हाथ होने से मना कर देता था। भारत अमेरिका से शिकायत करता था, पाकिस्तान को हमले के सबूत देता था, मगर होता कुछ भी नहीं था। इन सारी चीजों ने भारत को एक कमजोर देश बनाकर रख दिया, एक ऐसा लुंज-पुंज देश जिस पर कोई भी ऐरा गैरा हमला कर सकता था। मुंबई में जो आतंकवादी घटना घटी है, ये हमला मुंबई पर नहीं पूरे हिंदुस्तान पर है। बाद के सालों में इस तरह के कुछ और हमले भी हुए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया और ऐसा बदला कि चीजों को 360 डिग्री घुमा कर रख दिया। अभी हम 2024 में हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है। 2 दिन पहले खबर आई कि पाकिस्तान में सरबजीत के हत्यारे को किसी अज्ञात हत्यारे ने मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ मीडिया ने यह भी बताया कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में 21 ऐसे टेररिस्ट मारे गए हैं जो भारत में मोस्ट वांटेड थे। ये वो लोग थे जो भारत में कोई न कोई हमला कर चुके थे, जो भारत को तोड़ने में लगे थे। मतलब जिस पाकिस्तान के सामने हम एक वक्त गिड़गिड़ाया करते थे कि अपने देश से भारत पर होने वाले हमले रोको, वही पाकिस्तान, उसकी ही आर्मी और उसकी ही खुफिया एजेंसी आज पगलाई बौराई घूम रही है। उसकी हालत मोहल्ले के उस गुंडे की तरह हो गई है जिसे उसी के मोहल्ले में कोई कूट गया है और शर्म के मारे न वो किसी को चोट के निशान दिखा पा रहा है और न ही थाने जाकर उसकी कंप्लेंट कर पा रहा है। According to Pakistani investigators, these killings were orchestrated by Indian intelligence sleeper cells, mostly operating out of the UAE. ब्रिटेन का गार्जियन अखबार दावा कर रहा है कि भारत सरकार के इशारे पर भारत की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में ये टारगेट किलिंग कर रही है। भारत सरकार ने तो इन आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए उस अज्ञात हत्यारे को अपना लल्ला मानने से इनकार कर दिया है, मगर देश के लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे भारत के दुश्मनों से बहुत खुश हैं। उन्हें ये सब किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर की तरह लग रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है बॉस? पाकिस्तान और खालिस्तान के वो कौन से टेररिस्ट हैं जो इन 3 सालों में मारे गए? आखिर वो देव मानुस अज्ञात हत्यारा है कौन जो हमारे लिए ये सब नेक काम कर रहा है? और क्या रीजन है कि शुरू में इन हत्यारों पर चूं चपड़ करने के बाद अमेरिका और कनाडा भी अब चुप हो गए? तो आइए इसी मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करके जाइएगा। शुरू करते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज से 24 साल पहले सन 2000 के आसपास जब अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से भारत तेजी से तरक्की करने लगा था तो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को इसकी बड़ी चिंता होने लगी थी। इन लोगों को लगता था कि अगर भारत सच में ज्यादा तरक्की कर गया तो यूएन और WTO जैसे बड़े बड़े मंचों पर उसका कद बढ़ जाएगा। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से उसके रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, उसका सिक्योरिटी बजट भी बढ़ जाएगा और इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यही वो वक्त था जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने तय किया कि भारत को आगे बढ़ने से रोकने का एक ही तरीका है कि भारत के बड़े बड़े शहरों में बम धमाके करवाकर वहां का माहौल खराब किया जाए। तभी तो आप देखिए, साल 2000 से लेकर 2009-10 तक लगभग हर कुछ महीने बाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे शहरों में बम धमाके होते थे। इन धमाकों के जरिए पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि भारत को असुरक्षित देश के तौर पर दुनिया में बदनाम किया जाए ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट न करें और उसकी तरक्की रुक जाए। और जैसा कि मैंने कहा, इन हमलों के बाद जब भी भारत कड़ा रुख लेता तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की धमकी दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता। ये कन्वेंशनल आर्म नहीं होगी। जो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। मगर जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों के मरने के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा के लिए बदल गई। 5 अप्रैल को गार्जियन में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि किस तरह 2019 के बाद से आज तक
पाकिस्तान में 21 आतंकी मारे गए। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के हवाले से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के पास सबूत हैं इन लोगों को मरवाने के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। रॉ यूएई में अपने स्लीपर सेल्स के जरिए पाकिस्तान में हत्याओं के लिए जिहादियों को हायर करती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का भी कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद और लाहौर में हत्यारों का एक नेटवर्क बना लिया है और ये लोग यूएई में मौजूद स्लीपर सेल के इशारों पर पाकिस्तान में ये हत्याएं करवा रहे हैं। कई बार मर्डर करने वाले तक को ये नहीं पता होता कि उससे ये काम कौन करवा रहा है। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि रॉ के लोग अफगानिस्तान में ठिकाने बनाकर वहां से भी अपना काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर मारे गए लोगों की डिटेल पर अगर नजर डालें तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 14 अप्रैल को खबर आई कि पाकिस्तान के लाहौर में आमिर सरफराज नाम का एक लश्कर का आतंकी मारा गया। आमिर सरफराज वही शख्स था जिसने आज से तकरीबन 10 साल पहले पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या कर दी थी। वो सरबजीत जो 20 सालों से ज्यादा वक्त से एक झूठे मामले में पाकिस्तान की जेल में बंद था। वो सरबजीत जिसकी रिहाई के लिए भारत के प्रधानमंत्री तक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की थी। वो सरबजीत जिसे जेल से बाहर लाने के लिए उसकी बहन ने दिन रात एक कर रखा था और जब ये लग रहा था कि शायद वो जेल से बाहर आ जाएगा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आमिर सरफराज ने जेल में बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। फिर ऐसा लगा कि शायद सरबजीत के परिवार वालों को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, मगर जैसा कि कहते हैं कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। 14 तारीख की शाम जब सरफराज अपने भाई के साथ घर पर था तभी उसके घर पर डोरबेल बजती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने आता है तभी वो अज्ञात हमलावर गोली मारकर उसके लिए जहन्नुम का दरवाजा खोल देता है। मोटरसाइकिल पर आए हमलावर उसे भैंसे के पीछे रस्सी से बांधकर दूसरी दुनिया में विदा कर देते हैं। इससे पहले पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान के कराची में धार्मिक नेता मौलाना रहीमुल्लाह की भी औरंगी टाउन इलाके में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो लगातार भारत के खिलाफ तकरीरें करता था, मगर उसे मारने आए अज्ञात हमलावर ने उसे मारने से पहले उसे कोई तकरीर नहीं सुनाई और सीधा गोली मार दी। इसी तरह नवंबर महीने में अकरम खान और ख्वाजा शाहिद नाम के 2 आतंकी भी पाकिस्तान में मारे गए। ये दोनों भी उस अज्ञात हमलावर के हाथों शहीद होकर बाली उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हुए। ख्वाजा शाहिद ने 2018 में भारतीय सेना के एक टेंट पर हमला करवाया था जिसमें 7 फौजी शहीद हो गए थे हमारे, मगर नवंबर में उस भोले अज्ञात हत्यारे ने इसका भी गेम बजा डाला और इसे इस बेदर्द जमाने से मुक्ति दिला दी। इससे पहले अक्टूबर 2023 में जैश ए मोहम्मद से जुड़े शाहिद लतीफ को भी मोटरसाइकिल पर आए 3 अज्ञात हमलावरों ने डिब्बे में बांधकर उसका पार्सल नर्क के लिए डिलीवर कर दिया। शाहिद लतीफ का रिज्यूमे ये बताता है कि वो 2016 में भारत के पठानकोट हमले में शामिल था। अब जब इतना बड़ा कांड किया था तो इनाम तो बनता था, इसलिए उस अज्ञात हमलावर ने इसे सियालकोट में ढूंढकर उसका हैप्पी और बर्थडे दोनों अलग अलग कर दिया। इसी तरह भारत में जाली करेंसी का कारोबार करने वाला लाल मोहम्मद, कंधार एयरलाइन हाईजैक करने वाला हाईजैकर जहूर मिस्त्री, कश्मीर में आतंक फैलाने वाला सैयद नूर शालोबर भी अज्ञात हमलावरों के हाथों अपने अपने ऑफर लेटर लेकर एक एक कर जहन्नुम के लिए रुखसत हो गए। इनके अलावा बशीर अहमद पीर और एजाज अहमद अहंगर को भी भरे बाजार में उस अज्ञात हमलावरों के हाथों खून की होली खेलकर इस धरती को गुड बाय कहना पड़ा। अच्छा, इस अज्ञात हमलावर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मजहबी कट्टरपंथ के बेस पर कोई भेदभाव नहीं करता। अगर ये मोटरसाइकिल पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का हालचाल पूछने जाता है तो ये खालिस्तानियों का भी दुआ सलाम करना नहीं भूलता बॉस। आपको हरदीप सिंह निज्जर का तो पता ही होगा, जिसे पिछले साल जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का मेंबर था, इंडिया का मोस्ट वांटेड था, खालिस्तानी मूवमेंट को लगातार हवा दे रहा था। उसकी मौत हुई तो कईयों की फटकर 74 हो गई। हरदीप सिंह निज्जर की डोली उठने से पहले पिछले साल 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिलों ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ को गोली मारकर इस गंदी जिंदगी से उसे भी आजादी दिला दी। वो कट्टर खालिस्तानी था, लंबे समय से पाकिस्तान में छिपा था, फिर पता नहीं किसने उसका पता लगाया और फिर उसका टिकट काटकर ठंडी हवा खाने उसे ऊपर भेज दिया। The killing of a Canadian citizen on Canadian soil is something that we all should take extremely seriously. हो सकता है बहुत से लोग ये सोचें कि क्या किसी दूसरे देश में यूं घुसकर लोगों की हत्याएं करवाना ठीक है क्या? तो इसके 2 जवाब हैं बॉस। पहला तो ये कि भारत ने कभी कहा ही नहीं कि ये हत्याएं हम करवा रहे हैं, और दूसरा जवाब ये, और भारत क्या कोई भी देश कभी ये नहीं कहता कि वो दूसरे देश में घुसकर अपने दुश्मनों की हत्या करवाता है। अब आप कुछ एग्जांपल देखिए। रशिया के एक सुरक्षा अधिकारी थे अलेक्जेंडर लिटविनेंको। लिटविनेंको बाद में भागकर ब्रिटेन चले गए और वहां जाकर वो रूसी सरकार को काफी क्रिटिसाइज करने लगे। धीरे धीरे रूसी सरकार को वो अपने लिए खतरा लगने लगे। फिर साल 2006 में वो एक दिन अचानक बीमार पड़ गए और फिर उनकी मौत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने जांच कराई तो पता लगा कि रूस के 2 एजेंटों ने लिटविनेंको को रेडियो एक्टिव पोलोनियम 210 देकर उनकी हत्या कर दी थी।
मगर ये हत्या इतने गुपचुप तरीके से की गई और ऐसे की गई कि लंबे टाइम तक तो ये पता भी नहीं चला कि लिटविनेंको की मौत हुई कैसे। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपने ही फॉर्मर सुरक्षा अधिकारी को मरवाना ठीक था या गलत। हम बस ये बता रहे हैं कि अगर सरकारों को अपने ही लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट लगने लगते हैं तो वो दूसरे देशों में घुसकर उनकी जान तक ले लेती है। तो यहाँ तो दूसरे देश के नागरिक को मरवाना तो आम बात है। इसी तरह इजराइल ने म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या में शामिल फिलिस्तीन के एक आतंकी को दुनिया के कोने कोने में ढूंढकर मार डाला था। अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने सीरिया में ईरान के अधिकारी की हत्या कर दी थी क्योंकि उसे शक था कि वो अधिकारी इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता था। और अमेरिका ने किस तरह 9/11 का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में घुसकर पहले अलकायदा के आतंकियों को तबाह किया और उसके बाद रात के अंधेरे में कैसे ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार डाला, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. मतलब साफ है बॉस, दुनिया के किसी भी गैरतमंद देश के लिए सबसे ऊपर होती है अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने देश की सोवरेनिटी। और अगर उसे उस पर खतरा लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है तो वो किसी भी हद तक जाकर अपने देश और अपने देश के नागरिकों की रक्षा करता है और उसे करना चाहिए। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में पिछले 3 साल में जो 20 आतंकी मारे गए हैं उन्हें हमारी सरकार ने मरवाया ना, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। हम बस ये कह रहे हैं कि आप इतने भी नासमझ नहीं हैं कि हमारे कुछ बोलने पर ही आपको समझ में आ जाएगा। हम तो बस ये कह रहे हैं कि अगर ये अज्ञात हमलावर भैया जो भी हैं, जहां भी हैं और जितने भी हैं, वो सब लोग खुश रहें, एकदम आबाद रहें, एकदम शानदार रहें। बाकी हम इनसे कहना चाहते हैं कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें बता देना। आप वहाँ पाकिस्तान में हमारी इतनी सेवा कर रहे हो हैं, पीछे से घर पर अगर गेहूं पिसवाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना हो या बाजार से सब्जी लानी हो तो हमें बता देना। आपके लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि नहीं। आप बस वहाँ अपना ख्याल रखना और पीछे की चिंता हमारे लिए छोड़ देना। बस आखिर में इतना कहूंगा कि अज्ञात हमलावर भैया अभी पाकिस्तान में हाफिज सईद अंकल, दाऊद अंकल और इन जैसे 10-20 मक्कार और भी हैं। अब जब हमारी इतनी सेवा आप लोगों ने ऑलरेडी कर ही डाली है तो थोड़ी बहुत सेवा पानी इनकी भी कर देना। कसम से अगर किसी दिन ये पढ़ लिया ना कि पाकिस्तान में किसी अज्ञात हमलावर ने दाऊद को गोली मार दी तो कसम से खुशी के मारे मेरी आवाज बंद हो जानी है भाई साहब। बाकी मेरी तरह अगर आप भी इस अज्ञात हमलावर भैया को कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमने कोई ताला नहीं लगाया है, वो अभी भी खुला है। कमेंट करके अंकल को कुछ तो बोल दो, कुछ अच्छा सा लीड लो भाई साहब।